हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का। आ जाएं जरा जल्दी से। सभी मित्रों का इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। कोटि कोटि साधुवाद। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। भरा नहीं मन भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, स्वदेश का प्यार नहीं। प्यारे मित्रों, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी सभा को आगाज कर रहा हूं। आपके सामने हाजिर हुए हैं फिर से। कार्य ऊर्जा शक्ति जैसे अध्याय पर हमारा डिस्कशन चल रहा है और उसी कड़ी को निरंतर हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो सभी मित्रगण जरा ध्यान से सुनिए। हम आगामी इस कड़ी के अंदर पढ़ने वाले जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो कार्य ऊर्जा शक्ति चैप्टर का अगला पॉइंट है। कार्य ऊर्जा शक्ति जो अध्याय है, इसी कड़ी का नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाने वाला हूं मैं। वर्क, पावर, एनर्जी का वर्क वर्क एनर्जी और पावर का देखिएगा। इसी कड़ी को हम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध को पढ़ा था। गतिज ऊर्जा और संवेग में जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के अंदर, उस रिलेशन को हमने पढ़ लिया था और उसी कड़ी के अंदर हम अब आगे बढ़ रहे हैं और स्थितिज ऊर्जा पे डिस्कशन हम शुरू कर रहे हैं। तो आज सभा हमारी जिस पॉइंट से शुरू हो रही है वो पॉइंट है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होती हैं आपको विशेष ध्यान से समझना है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे आती हैं, हम इन बातों पे डिस्कस करेंगे। हम कहेंगे किसी कण या वस्तु के अंदर, किसी कण या वस्तु में, किसी कण या वस्तु में उसकी स्थिति, उसकी स्थिति, स्थिति मतलब पोजीशन, अभिविन्यास ओरिएंटेशन, अभिविन्यास ओरिएंटेशन एवं संरचना, एवं संरचना के कारण, संरचना के कारण संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती। मैं कहूंगा किसी कण या वस्तु के अंदर उसकी स्थिति, अभिविन्यास और संरचना के कारण जो एनर्जी आती है उसे अपन पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। द एनर्जी स्टोर्ड, the energy stored in any object, in any object due to its position, due to its position, comma, orientation and structure। अगर इन सभी पोजीशन के या इन सभी फैक्टर्स के कारण अगर उनमें एनर्जी है तो उस एनर्जी को अपन कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब मित्रों, जो एनर्जी है, पोटेंशियल हो चाहे काइनेटिक हो, वो एक्चुअल में दिखाई तो देती नहीं है, ये तो एक फिजिकल कैरेक्टर है। तो इन्हें हम कैसे मेजर करते हैं? तो इन्हें हम करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द वर्क डन। कहने का मतलब है इसका मापन भी हम किससे करेंगे? स्थितिज ऊर्जा का मापन भी कार्य से ही करेंगे। हम कहेंगे चाहे ऊर्जा चाहे कोई भी ऊर्जा हो, गतिज हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, उसके लिए मैं बात कहूंगा, उसके लिए मैं ये कहूंगा कि ऊर्जा का मापन किससे किया जाता है?
ऊर्जा का मापन कार्य से किया जाता है। हम कहेंगे कितना वर्क हुआ है, वही आपकी एनर्जी है, वही आपकी क्या है, एनर्जी है। अमाउंट ऑफ द वर्क, अमाउंट ऑफ द वर्क इज मेजर्ड एनर्जी। क्लियर? तो किसी को पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल वगैरह पता है? अभी स्प्रिंग के अंदर बहुत पॉपुलर चल रहा है मैटर, हमें वो पढ़ना है। देखिएगा कैसे, जैसे मैं बात कहूं, अगर कोई स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, अगर कोई स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, अगर तनी हुई रस्सी है, तो तनी हुई रस्सी के अंदर जो ऊर्जा है, जो तनी हुई रस्सी है उसके अंदर जो एनर्जी है, उसी को अपन क्या कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे स्ट्रेच स्प्रिंग के अंदर, उसे अपन पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अगर कोई तना हुआ वायर है, क्लियर, अगर स्ट्रेच्ड वायर या रबड़ की बात करूं मैं, तो उसके अंदर जो एनर्जी है उसमें कौन सी ऊर्जा है, तना हुआ या तने हुए रबड़ में ऊर्जा, तने हुए रबड़ में ऊर्जा। जो तने हुए रबड़ में एनर्जी स्टोर्ड है उसे अपन क्या नाम देंगे, उसे अपन पोटेंशियल एनर्जी नाम देंगे। तो मित्रों ये तो नॉर्मल एग्जाम्पल है, जैसे कोई जलाशय होता है, तालाब होता है, उसके अंदर पानी संचित होता है, तो वो उसकी पोजीशन के कारण एनर्जी स्टोर्ड होती है, उसे अपन कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम कहें संचित पानी में, संचित पानी में ऊर्जा, मैं कहूंगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन accumulated water, पोटेंशियल एनर्जी इन द एक्यूमुलेटेड वाटर। कहने का मतलब है ऊर्जा का मापन जो है कुल मिला के हम कार्य से करते, तो आपको ये समझना है कोई भी डैम्प वगैरह होता है या कोई भी तालाब होता है, जलाशय होता है, पॉन्ड होता है, तो उसके अंदर जो पानी स्टोर्ड होता है उसके अंदर जो एनर्जी, उसे अपन क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो अगर आपको कभी पोटेंशियल एनर्जी मापने का मौका मिले तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी किससे मापते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन से, और जनरली इसमें संबंध उल्टा होता है, जो नेगेटिव वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। बताइए फ्रेंड, क्या इतना क्लियर हुआ? एनीवन हैव अ डाउट? सरसों से भरे खलियान जहां मैं लौट के भंगड़ा पा ना सका, बात रही मेरा गाँव जहां मैं लौट के घर को जाना सका। आए तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के यूं खिल जावा, इतनी सी है ये दिल की आरज़ू। बिल्कुल है मित्र, कोई बात नहीं, सब धीरे धीरे जग जाएंगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। यस। आप बताएं, आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहा है? यस। अब देखिए, यहां तक तो आपको कोई संशय नहीं होगा, पर अब आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या है देखिए, वो क्या है इंपॉर्टेंट? उसे हम इंपॉर्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके खूब प्रश्न आते हैं। स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा, मैं कहूंगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। एक तनी हुई स्प्रिंग के अंदर ऊर्जा कितनी है वो हमें देखना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस, चलिए मैं शुरू कर देता हूं। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से अगर कोई पेन और कॉपी खोल के बैठा है तो साथ साथ नोट जरूर करें, क्योंकि इससे प्रश्न 2 से 3 पूछे गए।
यस, मैं आगे बढ़ रहा हूं अब। तो अगर तने हुए स्प्रिंग की बात करें तो तने हुए स्प्रिंग के अंदर हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कोई स्प्रिंग है। अभी इसका एक कनेक्शन तो क्या है, एक रिजिड सपोर्ट से किया हुआ है। मास के यहाँ पे ऊपरी सिरा जो है किसी रिजिड सपोर्ट से किया हुआ है। जैसे ही इसका जो फ्री एज है, इस फ्री एज पर मैं एम मास का ऑब्जेक्ट अगर हैंग करता हूं, लटकाता हूं, तो मैं देखता हूं कि स्प्रिंग की जो थ्रेड है उस थ्रेड में एक्सपांशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ये विस्तार मान लीजिए कितना है, x है। ये एक्सटेंशन कितना है, x है। आप जानते हैं बॉडी का वेट क्या होगा, mg डाउनवर्ड होगा, और एक रजिस्टिव फोर्स F लगता है जिसे अपन kx कहते हैं। स्प्रिंग के अंदर जो मीन पोजीशन की तरफ हमेशा एक्ट होता है, टूवर्ड्स टू द मीन पोजीशन। तो इस कंडीशन को देखते हुए स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आती है उसका फॉर्मूला है U इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या ये आपको याद रहेगा? ये मैं बादल बना रहा हूं, क्या आपको ये याद रह जाएगा? U इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या है बता देता हूं। के यहाँ पे याद रखना, के है स्प्रिंग नियतांक। के क्या है? स्प्रिंग नियतांक है, स्प्रिंग कांस्टेंट। के है स्प्रिंग कांस्टेंट। अगली बात x क्या है? x है स्प्रिंग में विस्तरण। स्प्रिंग में विस्तरण, ये x है। क्लियर है? हम कहेंगे एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। गॉट इट? ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए फ्रेंड। तो यहां से मैं अब आगे बढ़ने वाला हूं कि स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा का क्या सूत्र आएगा, कैसे होगा, कौन सी बातें होने वाली है, सुनिएगा। तो अगर ये वाली सिचुएशन देखी जाए तो आपको समझ आ गया। अगर कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसे होता है कि यदि स्प्रिंग में विस्तरण डिफरेंट हो, यदि स्प्रिंग में विस्तरण x1 से x2 होता है, क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उसकी लेंथ में एक्सटेंशन हो रहा है फ्रॉम x1 से x2। इफ लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, length of the spring extend by x1 to x2, अगर x1 से x2 तक एक्सपांड हो रही है तो आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला लगाओगे। हाफ के एक्स स्क्वायर है ना, इसी को आपको चेंज करना है, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत पॉपुलर हो रहा है, बार बार इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं इसको बादल बना देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना अगर दो अलग अलग डिफरेंट वैल्यू दी जाए तो। गॉट इट? ये एक केस, तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये याद रखना पहला केस। सेकंड केस इसके अंदर क्या बन जाता है, देखो सेकंड केस क्या है। सेकंड केस ये है कि अभी हमने देखा u इज इक्वल्स टू है हाफ के एक्स स्क्वायर, u इज इक्वल्स टू, और आप ये जानते हो कि स्प्रिंग के अंदर रजिस्टिव फोर्स का फॉर्मूला है F बराबर के एक्स। तो अगर मैं F स्क्वायर लिख दूं तो हो जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया और कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात है, समझ गए होंगे आप। तो मुझे ये बताइए, जैसे मैंने लिखा है u इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, यस बल्ले बल्ले, हाफ के एक्स स्क्वायर को मैंने के से मल्टीप्लाई और के से डिवाइड किया, क्या हुआ, कौन सी घटना हुई? के और के मल्टीप्लाई होने पर हो गया मेरे पास के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे 2 ऑफ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, एफ स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर बाई 2 के। गॉट इट? क्या इतना क्लियर हुआ? तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला मिलेगा
वो फाइनल फॉर्मूला यू का कौन सा है स्प्रिंग के अंदर? U इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर बाय 2k। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई बार रिपीट है, कई बार इसके अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं। इससे मुझे पता चलता है कि U इनवर्सली प्रोपोर्शनल है K, तो U1 बाय U2 इज इक्वल्स टू K2 बाई K1। ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? जब फोर्स क्या है? कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो U1 बाई U2 बराबर K2 बाई K1 होगा। बताइए फ्रेंड, क्या इतना क्लियर है? यस। बरसो मारा गुदलिया बादल, बरसो सवाया, बरसो मारा गुदलिया बादल, बरसो सवाया। टेल मी फ्रेंड, यस। ये सारे फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग के अंदर आते हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ूं मित्रों, ठंड बहुत है इसलिए थोड़ी चाय की चुस्की के साथ मस्का लगाना पड़ता है, क्या करें हम। आगे बढ़ूं फ्रेंड, अभी इसके ऊपर मैं क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं और विशेष ध्यान से समझनी है आपको सारी बातें। अब यहां तक तो आपको समझ आ गया, अब मैं आगे पढ़ा रहा हूं आपको वो चीजें क्या है, देखिए। शरंगशी, शरंगशी व अशरंगशी, शरंगशी व असरंगशी बल। अब हमें पढ़ने हैं कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल जो है वो सीधे क्वेश्चन की फॉर्म में आप पूछे गए हैं। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो देखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके क्या मूल मूल बिंदु हैं। सीधे क्वेश्चंस आते हैं इसके, आप विशेष इन चीजों को ध्यान दें। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं शरंगशी बल। कौन से बल? शरंगशी बल। शरंगशी बल को हम कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। शरंगशी बल को मैं कहूंगा कंजर्वेटिव फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा इसमें, कौन सी सिचुएशन लगेगी, बहुत सी चीजें आपके मन में खलेगी अभी, पर हम सब चीजों को सॉल्यूशन कर देंगे, देखिएगा। देखो, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि जिसमें कार्य जो है, जिसमें कार्य हम कहेंगे, जिसमें वर्क जो है, कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर न करते हुए, पथ पर निर्भर न करते हुए, न करते हुए प्रारंभिक, प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। याद रहेगा, याद रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बताऊंगा कैसे, अभी बताऊंगा कैसे, सुनिए। द वर्क डन, द वर्क डन is depend upon, yes, is depend upon
depend upon the initial and final पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इट्स doesn't depend upon the path, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अब ये कैसे होगा, ये सारी चीजें कैसे होगी मैं बता रहा हूं कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन होते हैं, जिनके इफेक्ट में या जिनके इन्फ्लुएंस में अगर वर्क हो रहा है, तो ये हमें ध्यान देना है कि जो वर्क होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। कैसे, सुनिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, आपको ये ट्रैक नजर आ रहा है, यस भजीड़, यस भजीड़, यस भजीड़, ये आपको ट्रैक नजर आ रहा होगा। तो मैंने इसका क्या नाम दे दिया, ए बी, बबीता, कैटरीना, दिव्या और ईशिता। ओके, ये मैंने नाम दे दिया। अब मान लीजिए यहां से एक m मास का ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, ये m मास का ऑब्जेक्ट इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, यस चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, यस। फिर ये इधर आया, फिर ये इधर आया, मतलब ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। पर आप देख रहे हो कि इस पाथ में मान लो वर्क डन W1 है, ये मान लो हाइट कितनी है, ये मान लो हाइट है H1, कितनी है H1 है, और ये जो हाइट है वो H2 है। तो आप देखोगे कि यहाँ A से B तक अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहा हूं, और कंजर्वेटिव फोर्स होते ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, तो आप देखोगे इसका जो ग्रेविटी फोर्स है mg क्या है, डाउनवर्ड है, नीचे। भाई कंजर्वेटिव फोर्स की तो बात कर रहा हूं तो वही उदाहरण लूंगा, mg नीचे लग रहा है, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, थीटा हो गया 0, थीटा 0 हो गया, w बराबर क्या पड़ा है आपको, fd cos 90, cos 90 रखते ही w क्या हो गया 0, इसका मतलब w1 बराबर 0। तो देखो इनिशियल पोजीशन से लेकर पूरे फाइनल पोजीशन तक वर्क क्या मिला, 0 ही मिलेगा। कारण ये है कि यहाँ पूरे पाथ में वर्क डन 0 मिलने का रीजन है ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड है, और डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटी हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, इसलिए W1 क्या मिल गया जी। यहाँ ऐसा नहीं होगा, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा तो W2 बराबर देखो, फोर्स mg नीचे और हाइट कितनी mg h1, तो W2 नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं है। तो मुझे बताओ पार्टिकल्स तो यहाँ पर भी चल रहा है, इस पाथ में भी चल रहा है, रन कर रहा है, और पार्टिकल इस पाथ में भी चल रहा है, रन कर रहा है। पर मुझे ये बताइए पार्टिकल रन तो दोनों पाथ में कर रहा है, एक में 0 आ रहा है वर्क, दूसरे में 0 नहीं आ रहा है। तो ये कंडीशन ये कहती है कि यहाँ पे वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। नहीं आया समझ में, एक पाथ में तो वर्क 0 नहीं है और दूसरे पाथ में वर्क 0 है। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि इसमें जो वर्क होता है वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखो W2 तो आ जाएगा mgh2, यहाँ पे अब देखो यहाँ से ऑब्जेक्ट अगर इधर जाएगा तो mg तो डाउनवर्ड रहेगा, बट डिस्प्लेसमेंट इसमें इधर होगा, तो W3 भी क्या होगा 0। इसका मतलब पाथ पे 0 है, पाथ पे डिपेंड ही नहीं है, कहीं पाथ पे वर्क हो रहा है, कहीं पाथ में नहीं हो रहा है। यहाँ W4 0 नहीं है, देखो mgh2 नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये सारी जो चीजें हैं मित्रों आपको समझनी है कि पाथ पे डिपेंड कैसे नहीं करता है और कैसे करता है। चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव है, इसलिए मैंने उसको आपके सामने रखा है और उसी का एग्जाम्पल बताया। नॉन कंजर्वेटिव होता है फ्रिक्शन। अगर मित्रों फ्रिक्शन की बात करेंगे तो फ्रिक्शन तो पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ पे करेगा। अगर यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा है तो वर्क ज्यादा, फ्रिक्शन कम है तो वर्क कम, फ्रिक्शन ज्यादा वर्क ज्यादा। तो कहने का मतलब है सारी चीजें जो डिसाइड होगी वो फोर्स की नेचर से होगी। तो बताइए क्या आपको ये पहला पॉइंट क्लियर है? टेल मी नाउ यस। छिप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, छिप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई,
तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। टेल मी फ्रेंड, एनी डाउट? एनीवन हैव अ डाउट? यस। पहला पॉइंट क्लियर है। ओके। नाउ मैं आगे बढ़ता हूं, पॉइंट नंबर सेकंड की तरफ कूच करता हूं। पॉइंट नंबर सेकंड क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में किसी बंद पथ की अगर मैं बात करूं, बंद पथ या लूप में कार्य शून्य होगा। बंद पथ या लूप में कार्य क्या होता है? शून्य होता है, जीरो होता है। यस, गॉट इट। मैं कहूंगा वर्क डन इन द क्लोज लूप, वर्क डन इन द क्लोज लूप इज जीरो। ये तभी पॉसिबल है जब फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव। जब फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव। जैसे मान लीजिए मैंने क्लोज लूप बनाया, ये मैंने क्लोज लूप बनाया, देखिए ये जैसे मान लो ये मैं क्लोज लूप बना रहा हूं और आपको भी बता देता हूं कि ये कुछ इस तरह से होगा। देखो, ये मैंने क्लोज लूप बनाया, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो मित्रों मुझे बताओ, यहां से चला बचीड़ 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 बचीड़, वापिस ये पे ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ कि नहीं हुआ? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो W बराबर क्या मिलेगा? FD। तो फ्रेंड ऐसी कंडीशन में W इज इक्वल्स टू FD के अकॉर्डिंग हमें कार्य क्या मिलेगा? जीरो। यही अगर फ्रिक्शन होता तो मुझे बताइए क्या वापस उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो पाता? क्या वो पार्टिकल को ओरिजिनल स्टेज में धकेल पाता? कभी नहीं, कभी नहीं। और जब पार्टिकल ओरिजिनल सिचुएशन में ही नहीं आता तो वर्क डन क्या हो जाता? जीरो। किसमें? इसमें, उसमें नहीं होगा। जब ओरिजिनल स्टेज ही नहीं आई है तो वर्क डन जीरो कैसे होगा? यहां होगा जीरो। पॉइंट नंबर 3 आपको देखना है कि संरक्षी बलों के अधीन अगर कार्य हो रहा है तो संरक्षी बलों के प्रभाव में, संरक्षी बलों के प्रभाव में, संरक्षी बलों के प्रभाव में कण की गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा नियत रहती है। ये काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी, नियत रहती। कैसे लिखूंगा मैं? इन द इन्फ्लुएंस ऑफ, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, the kinetic energy remains constant, the kinetic energy remains constant। कैसे रहेगी मैं अभी बताने वाला, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। remains constant। देखिएगा कैसे। तो अगर मैं कहूं कि जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे थ्रो आउट कर रहा हूं, ये m मास का एक ऑब्जेक्ट है, इसको यहां से मैं पुश कर रहा हूं ऊपर की तरफ, तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। तो मान लीजिए मैंने यहाँ 10 जूल उसको एनर्जी दी है, तो यहाँ तक पहुंचा, तब उसकी एनर्जी कितनी है? 8 जूल। अब ये जब यहाँ से इधर आएगा और यहाँ से फॉल डाउन होने लगेगा, तो मुझे बताइए जो 8 जूल हुआ है वो अब ग्रेविटी की डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी बढ़ेगा, बढ़ेगा तो अल्टीमेटली फाइनली हमें यहाँ पे एनर्जी कितनी मिलेगी? 10 जूल ही मिलेगी, जो पहले बॉडी में थी वही आपको फाइनल में भी गेन होगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो ही रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। जैसे फ्रिक्शन की बात करें नॉन कंजर्वेटिव में, तो क्या पॉसिबल है? तो क्या पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि फ्रिक्शन में अगर बॉडी एक बार रन कर जाती है तो वापस ओरिजिनल स्टेज में फ्रिक्शन उसे नहीं ला सकता।
गॉट इट। तो अगर इनके उदाहरण की बात करें कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्स हैं, तो सुनिएगा जरा उदाहरण कौन कौन से हैं। यस उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल देखे जनाब, उदाहरण के अंदर अगर पहले पॉइंट की बात करूं तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है गुरुत्वाकर्षण बल, ये बल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंजर्वेटिव नेचर रखता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये कौन सी नेचर का है भाई, कंजर्वेटिव। याद रखना सीधे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है और कौन सा नहीं है। दूसरा कौन सा है, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, पानिया सब बहता रहूं। यस बताइए फ्रेंड, क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो बताइए ये दो एग्जाम्पल मित्रों क्लियर हो जाएंगे, आपके याद रहेंगे क्योंकि सीधे क्वेश्चन आने वाले हैं। सीधा क्वेश्चन आने वाला है कौन कंजर्वेटिव है और कौन नॉन कंजर्वेटिव, कौन कंजर्वेटिव है और कौन नॉन कंजर्वेटिव है, सीधा क्वेश्चन आएगा। यस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा असंरक्षी बल। असंरक्षी बल को मैं कहूंगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जिसको पिछला समझ में नहीं आया है जल्दी से एक बार वापस देख लो क्या क्या इसके पॉइंट्स पढ़ाए मैंने। काइनेटिक एनर्जी सेम रहता है, बंद लूप है, अगर क्लोज लूप है तो उसमें वर्क डन 0 मिलेगा और जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड ना करके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। एग्जांपल है ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बरस बरस हमारा इंदर राजा, तू बरसा हमारो कांच साई। बरस बरस हमारा इंदर राजा, तू बरसा हमारो कांच साई। टाल में फ्रेंड कीजिए, थम्स अप जब मिल बैठेंगे हम सब एक बार 100% थम्स अप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस तो चले, बहुत बढ़िया मित्रों, अगली कड़ी में हम पढ़ने वाले हैं असंरक्षी बल। देखिए ये क्या होता है, तो जो संरक्षी नहीं है वो असंरक्षी है, और क्या, सारी उल्टी शर्तें लगा दो। पहला पॉइंट क्या है कि जो कार्य होगा वो पथ पर निर्भर करेगा। कार्य पथ पर निर्भर करेगा, डिपेंड अपॉन द पाथ। The work done is depend upon, yes, the work done is depend upon the work done is depend upon पाथ। किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे अब ये नहीं करेगा। क्लियर है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, बंद लूप में कार्य शून्य नहीं होगा। बंद लूप में कार्य शून्य नहीं होगा। तो मैं कहूंगा द वर्क डन
work done doesn't equals to zero, the work done doesn't zero in the closed loop. वर्क डन जीरो नहीं होगा क्लोज लूप में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्रिक्शन क्लोज लूप के अंदर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं कर सकता। फ्रिक्शन में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वापस बॉडी को ओरिजिनल स्टेज में धकेल सके। हाँ, वो अपोज जरूर कर सकता है, वो अपोज जरूर कर सकता है। पॉइंट नंबर 3 सुनिए। पॉइंट नंबर 3 क्या है? कण की गतिज ऊर्जा परिवर्तनशील है। कण की गतिज ऊर्जा बदल जाती है। कण की गतिज ऊर्जा बदलती। अब यहां नियत नहीं रहेगी। कैसे नियत नहीं रहेगी बताता हूं, रुकिए। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल becomes change, becomes change। आ गया समझ में? यहां पार्टिकल की जो स्पीड है वो चेंज होगी। कैसे होगी देखो, आप खुद एनालिसिस करो मित्रों। ये जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे अगर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर दूं तो मुझे बताइए जिस स्पीड से ये पहले गया है तो अब फ्रिक्शन लगेगा तो क्या उसी स्पीड से रन करेगा? कभी नहीं करेगा। तो पहले स्पीड v1 थी, अब v2 है, तो v2 तो कम हो गया, v1 क्या है? अभी भी वही है। तो सीधी बात है, कांस्टेंट आने का तो सवाल ही नहीं है, वैल्यू ही चेंज हो रही है। तो पहली बात, कण की गतिज ऊर्जा चेंज होती क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती। बंद लूप में कार्य शून्य क्यों होता है? तो क्लोज लूप में ये है कि आपने बॉडी को यहां तक पहुंचाया तो फ्रिक्शन इसको रोक सकती है, आगे बढ़ने से रोक सकती है, पर वापस पीछे धकेल दे ऐसा अभी फ्रिक्शन नहीं आया। अभी थोड़ा वक्त लगेगा, जब आएगा तो मैं आपको और आपके आने वाले बच्चों की पीढ़ी को बता दूंगा। क्लियर? यस। तो बताइए फ्रेंड, क्या इतना क्लियर है? कोई डाउट किसी को? एनीवन हैव अ डाउट? प्यारा प्यारा डाउट है किसी को? टेल मी नाउ। आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू। हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, हो दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। हो या सुनिए फ्रेंड, आगे बढ़ रहे हैं अपन। यस यस यस। देखें, जो नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों वो है हमारा शक्ति। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? शक्ति चैप्टर का लास्ट पॉइंट है पावर। देखिए, इसको खत्म करते हैं, चैप्टर को भी कंप्लीट हो जाए। पावर। पावर क्या है सुनिएगा। पावर का मतलब ये है कि कार्य करने की दर, कार्य करने की जो दर है वो क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। वो क्या कहलाएगी? शक्ति कहलाएगी। द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड एज द पावर। देखिए कैसे कैसे मैं बताता हूं, रुको 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 मिंडा। P इज इक्वल्स टू, मैं कहूंगा W/T। कैसे? मैं कह रहा हूं एक मशीन जो है, एक मशीन 1 आवर में कितना कार्य वर्क कर रही है 10 जूल, और एक मशीन है 1 आवर में कितना प्रोडक्शन कर रही है या कितना वर्क कर रही है 20 जूल। तो ज्यादा पावरफुल कौन है? ये मोर पावरफुल है, हाई पावरफुल है, ये हाई पावरफुल है, और ये इसके कंपैरिजन में लो पावरफुल है, पर किसी और से ये भी हाई हो सकती है, ये लो पावरफुल है। तो वर्क टाइम के रेस्पेक्ट में कोई डिवाइस या कोई व्यक्ति कितना कर रहा है उसे अपन क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। चलूं आगे, चलूं आगे, तो चलूं तो चलूं। या सुनिए, नेक्स्ट कड़ी में मैं बात कर रहा हूं कुछ स्टार की, कि शक्ति एक कैसी राशि है? शक्ति एक अदिश राशि है, स्केलर है। याद रहेगा।
पावर इज एन स्केलर। पावर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। अगला पॉइंट देखें स्टार के फॉर्मेट में, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक देखिए, शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? यूनिट्स। यूनिट्स देखिए जरा, यस। पहला पॉइंट, एमकेएस पद्धति में आपको सबसे पहला पॉइंट छांटना है कि एमकेएस सिस्टम में क्या आ रहा है। तो एमकेएस में तो जो आप यूनिट निकालोगे वही आएगा, नया कौन सा आएगा? यस 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 यस, बजीड़ बजीड़ बजीड़। P बराबर W/T, मैं कहूंगा जूल बट्टे सेकेंड एमकेएस में इसका यूनिट है। दूसरा देखिए, इन द एसआई सिस्टम, इन द एसआई सिस्टम में क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं पावर को किस नाम से पुकारा जाता है? यहाँ पे क्या है इसका मात्रक? इसका मात्रक है वॉट। क्या है भाई? वॉट। याद रहेगा सभी को? बोलो बोलो। और पॉइंट नंबर अगर मैं 3 की बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास, पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास एफपीएस पद्धति, या मैं कहूं इन द एफपीएस सिस्टम। अगर एफपीएस सिस्टम में बात करूं तो पावर को किस में मापा जाता है? हॉर्स पावर की फॉर्म में। हॉर्स पावर एचपी, जिसे अपन अश्व शक्ति कहते हैं, घोड़े की शक्ति। यस, एक बार ये अश्व शक्ति आ जाए आप बलवान बन जाए। और अगली बात मित्रों, क्या रिलेशन याद है? एक HP इज इक्वल्स टू है हमारे पास 746 वॉट। दो 47, दो जिप्सी काली। यस मित्रों बताइए, ये 1 HP इक्वल टू 746 वॉट। ये जो मैंने बादल बनाया है बहुत इंपॉर्टेंट, टेल मी ना। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, एक तू ही नजर आए, एक तू ही नजर आए। यस, तो शक्ति के मात्रक हो गए। शक्ति के विमीय सूत्र के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं। सुनिए, शक्ति का विमीय सूत्र आया हुआ है। अभी 2019 में प्रश्न आया था कि शक्ति के विमीय सूत्र में समय की घात क्या है? शक्ति का विमीय सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। क्या है डायमेंशन भाई इसका? P बराबर W/T, 112 है, M1L2 T-2। यस, ये नीचे आएगा T1 बजीड़। क्या मिलेगा मुझे फाइनली? M1L2 T-3। ये मित्रों इस बार प्रश्न आया था 2019 में कि टाइम का डायमेंशन कितना है पावर में? डायमेंशंस ऑफ टाइम इन पावर, ये फॉर्मूला इस बार आया था। और आपको समझना है कि ये वैल्यू कितनी है? T-3। तो राइट आंसर है -3। +3 फर्स्ट ही ऑप्शन था। तो अगर आपने किसी ने गलती की है तो आपको ही पता, मुझे तो नहीं पता। तो इतनी तो बेसिक बात है मित्रों, आपको याद रखनी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं और फिर हमारे सामने कौन से पॉइंट आ रहे हैं देखिएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है, देखिए,
पी शक्ति के प्रकार हैं ये वाला, जैसे मैं कहूं शक्ति के प्रकार, शक्ति के प्रकार पढ़ा रहा हूं मैं। टाइप्स ऑफ द पावर, टाइप्स ऑफ द पावर। देखो भाई शक्ति दो प्रकार की होती है। पहला कौन सा है? पहला है फॉर्मूला औसत शक्ति का। पहला फॉर्मूला है औसत शक्ति। औसत शक्ति क्या है? पी एवरेज। पी एवरेज इज इक्वल्स टू है मेरे पास कुल कार्य, टोटल वर्क कितना है वो कुल कार्य, और बट्टे में क्या करना है? कुल समय कर दो। बस बल्ले बल्ले रजाई ओढ़ के सो जाओ। टोटल वर्क बट्टे टोटल टाइम, डेल्टा डब्ल्यू बट्टे डेल्टा टाइम। यहाँ डेल्टा टोटल को बता रहा है, कई जगह डेल्टा कम को बताता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी। हाँ, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है सुनिए। दूसरा पॉइंट है मेरा तात्क्षणिक शक्ति, इंस्टेंटेनियस पावर। इसको कहते हैं एवरेज, एवरेज पावर, और इसको कहते हैं तात्क्षणिक शक्ति। कहने का मतलब है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर सुनिएगा कैसे आएगी ये भी इसी से आएगी। P ऑफ इंस्टेंटेनियस बराबर लिखा जाएगा dw/dt। बस ये थोड़ा इंस्टेंट पे आती है तो थोड़ी कम होती है, पर आपको ये ध्यान रखना है डेल्टा कुल को बता रहा है, या डी जो आ रहा है वो इंस्टेंट को बता रहा है, पर्टिकुलर क्षण को बता रहा है। जैसे मान लो एक मशीन है, वो पहले घंटे में तो 10 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है, अगले में 20 का, अगले घंटे के अंदर 30 का, और जो 5वां घंटा होता है उसमें 50 प्रोडक्ट करती हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। तो बताइए, कहने का मतलब 50 में उत्पादकता ज्यादा है। ये बात है। बस बस इतना समझ लो। अब लास्ट पॉइंट देख लो। लास्ट पॉइंट P इज इक्वल्स टू है मेरे पास क्या आया अभी? W/T। नॉर्मल वे में मैं ऐसा लिख सकता हूं, W बराबर F.S। तो W इज इक्वल्स टू या P इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? F.S बट्टे T। तो P इक्वल्स टू E.S बट्टे T। और पता है S बट्टे T डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी के। तो मैं कह दूंगा, मैं कह दूं यस 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 सुनिए। तो मुझे बताइए, चूंकि S/T इज इक्वल्स टू है V मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो फ्रेंड मुझे ये बताइए, मैं P इज इक्वल्स टू लिख सकता हूं E.V। क्या लिख सकता हूं? E.V। आया आया समझ में। वापस लिख देता हूं, F है वो E नहीं है मित्रों। ये यहां से देखिए देखिए देखिए, P बराबर है F.S। ये E गलत छप गया, तो वापस लिख लो। देखो P इज इक्वल्स टू मिलेगा मुझे F. ये अभी भी E दिख रहा है क्या किसी को पगला? F.V। डॉट हटाऊं, क्या मिलेगा? FV cos थीटा। हेलो फ्रेंड, बल्ले 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 बल्ले। क्या इतना समझ आया? आया आया अटरिया पे कोई चोर आया आया, ओ देखो देखो बलम या कोई और आया आया। अब देखिए, मैं एक पॉइंट और बता देता हूं। परिवर्ती द्रव्यमान वाले निकाय की शक्ति, परिवर्ती द्रव्यमान वाले निकाय की शक्ति, निकाय की शक्ति। मेरे कहने का मतलब है, अगर मास वेरिएबल है, पावर ऑफ वेरिएबल
मास सिस्टम। देख लो पगलो पगलो, हेलो हेलो हेलो, यस यस यस। सुनिए, F इज इक्वल्स टू है dp बाई dt। यहां से मैं पकड़ के लाता हूं किसको, मास वेरिएबल को। P इज इक्वल्स टू एम बी। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, यहाँ एम वी रख दिया मैंने। वेरिएबल कौन है, जो वेरिएबल होगा उसका डिफरेंशियल होगा, दूसरे का नहीं होगा। कौन है, मास है। मास है तो मैं कह दूंगा F इज इक्वल्स टू, ये मास है तो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल्स टू वी बाहर और dm बाय dt। ये स्केलर फॉर्म आ गई, dm बाय dt। अब मित्रों जरा मुझे ये बताओ, वेक्टर फॉर्म लिखूं तो, वेक्टर फॉर्म लिखने पर हो जाएगा F इज इक्वल्स टू, v के ऊपर वेक्टर लगा दो, मास तो स्केलर है, v dm बाय dt। पगलों बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। हाँ, मैंने क्या कर दिया, अभी पढ़े, W इज इक्वल्स टू, सॉरी W क्या रहेगी, P इज इक्वल्स टू, यहाँ पे F डॉट V पढ़ाया अभी, तो F की वैल्यू कितनी है रख दो इधर, बिना शर्म संकोच के रख दो, V dm बाई dt डॉट V। तो P इज इक्वल्स टू V डॉट V कर दिया और dm बाई dt मैंने पीछे लिख दिया, जा काजल जी ले तेरी जिंदगी। तो P इज इक्वल टू क्या आया, V स्क्वायर dm। V डॉट V क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा कॉस जीरो 1, तो क्या मिलेगा, P बराबर V स्क्वायर dm बाई dt। बताइए मित्रों, क्या इतना क्लियर हुआ फ्रेंड्स सभी, टेल मी नाउ, बताइए। यस। तो मित्रों आशा करता हूं आपको इस क्लास में बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई होगी, आपके कॉन्सेप्ट सुधर रहे होंगे बहुत ही बढ़िया ढंग से। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ज्यादा से ज्यादा कहें कि क्लास में पधारें और कुछ चार चांद लगाएं। तो आज की सभा को मैं यहीं विराम देता हूं। आप सभी महानुभाव जो जो मेरे साथ जुड़े, उन सभी को थैंक यू लवली, thank you so much and take care.